VCI कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेसिक्स की चर्चा करेंगे और इस वीडियो को देखकर आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में और उसके बाद हार्डवेयर और उसके बाद सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकारों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग रूपों में बांटा गया है। जैसे पहले नंबर पर आता है अनुप्रयोग के आधार पर। 3 प्रकार के कंप्यूटर अनुप्रयोग के आधार पर बताए जाते हैं। पहला, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अपनी प्रोसेसिंग में एनालॉग डेटा का प्रयोग करता है, अर्थात एनालॉग कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए डेटा की जरूरत डायरेक्ट होती है, यानी भौतिक डेटा का प्रयोग करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर कुछ भी स्टोर करने के लिए भौतिक राशियों यानी तापमान, दबाव और इलेक्ट्रिसिटी के जो भी क्वांटिटी होती है वो और इसी तरह की राशियों का ये प्रयोग करते हैं, ताप, दूरी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। वे कंप्यूटर जो सभी डेटा को डिजिट के रूप में अर्थात 0 और 1 के रूप में कार्य करते हैं। इन 0 और 1 को ही बाइनरी डिजिट कहा जाता है और ये सभी गणनाओं में काम में ली जाती है। डिजिटल कंप्यूटर को साइज अथवा आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, वो आगे हम बात करेंगे। दोनों कंप्यूटरों के गुणों को मिलाकर हाइब्रिड नाम के कंप्यूटर को बनाया जाता है। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण होते हैं, यानी भौतिक राशियों से डेटा भी स्वीकार करता है और उनके ऊपर डिजिटल कंप्यूटर की तरह प्रोसेस भी कर सकता है। इनका प्रयोग ज़्यादातर वहीं होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा या बड़ी इक्वेशंस को हल किया जाता है, यानी वैज्ञानिक गणनाओं में। अब आगे बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के प्रकारों में, जिनको हमने आकार के आधार पर कंप्यूटरों के वर्गीकरण। आकार के आधार पर हम सामान्यतः कंप्यूटर को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर, यानी वे कंप्यूटर जो हम अपनी रूटीन लाइफ में घरों में या निजी उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं। ये छोटे आकार के होते हैं और ज़्यादातर घरेलू उपयोग में आते हैं। उदाहरण के रूप में डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये सारे हम इस्तेमाल कर चुके हैं, आप भी कर चुके होंगे कभी ना कभी। मिनी कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर से कुछ बड़े आकार के होते हैं और इनको वहाँ उपयोग किया जाता है जैसे कि बैंक हैं, बड़े कार्यालय जहाँ पर होते हैं उनको यहाँ उपयोग किया जाता है। उसके बाद आती है बात मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं ये माइक्रो और मिनी कंप्यूटर दोनों प्रकार के कंप्यूटरों से बड़े होते हैं और इनका प्रयोग भी प्राय बड़े प्रकार की कंपनियों जैसे कि जहाँ पर हमें रेलवे आरक्षण है वहाँ इनका उपयोग कर सकते हैं, बीमा कंपनियों में कर सकते हैं, अनुसंधान संस्थाओं में कर सकते हैं, बड़े व्यापारिक संगठनों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण है IBM 4300, IBM 4381, VAX 8842 आदि। उसके बाद बात करें सुपर कंप्यूटर, ये आकार में सबसे बड़े होते हैं और इनका जो मुख्य उपयोग होता है वो वैज्ञानिक अनुसंधानों में होता है। उसके अलावा मौसम की भविष्यवाणी करने में, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं में, रक्षा संगठनों में, नाभिकीय संयंत्रों का नियंत्रण करने में, आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी आदि में किया जाता है। और भारत के सुपर कंप्यूटर के नाम परम है। उसके अलावा अलग अलग कई सुपर कंप्यूटर बने हैं जैसे CRAY, NEC, CDC, ये सब सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। निम्न तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने लाए हैं। इसमें आपको अबेकस से लेकर सुपर कंप्यूटर तक की इमेजेस मिलेगी। अब आगे बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट्स यानी जिनको हम देख सकते हैं, जो लोहे या किसी और प्लास्टिक मेटल या से बने होते हैं, इनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सामने स्क्रीन होती है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, उसके अलावा प्रिंटर है, इसके अलावा एक डब्बे जैसा कुछ होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। उस सीपीयू के अंदर भी बहुत सारी तरह के हार्डवेयर लगे होते हैं। उदाहरण हार्डवेयर के जैसे इनपुट यूनिट्स हैं काफ़ी सारी, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट यूनिट्स के रूप में हम देखें तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। उसके अलावा सीपीयू के अंदर होते हैं मदरबोर्ड, रैम, सीयू, एएलयू, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सारे जो हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके अलावा हम हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे तो पाएंगे कि इसके अंदर मेन जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स और सीपीयू। कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक प्रमुख भाग होता है सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखा जाए तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसका ही दूसरा नाम सीपीयू होता है, या यूं कहिए कि सीपीयू का दूसरा नाम कंप्यूटर का दिमाग होता है। यानी इसी के यही एक पार्ट होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर काम कर सकता है। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूरा नहीं होता। जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़े होते हैं ये सीपीयू के कारण ही काम कर पाते हैं और आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि जो डिवाइसेस हैं उनको कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये कहते हैं हम। इनको कंप्यूटर में सीपीयू के साथ ही जोड़ा जा सकता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी सीपीयू को मस्तिष्क भी कहा जा सकता है। इसका मुख्य कार्य है प्रोग्राम को क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूट करना, और इसके अलावा सभी भाग जैसे कि मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इन सब को नियंत्रित करना। सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही संक्षेप में एएलयू कहलाती है। ये यूनिट क्या करती है, डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये करती है, और इसके अलावा लॉजिकल कार्य जैसे तुलना करने का कार्य भी करती है। यही जो एएलयू है निर्देश देता है। यह मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है और प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की गति बहुत तेज होती है और यह 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड की गति से गणनाएं करता है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अर्थमेटिक की गणनाएं करने में सक्षम होता है। इसके बाद हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी यूनिट जिसको हम कह सकते हैं, यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहते हैं। हम जो मानव हैं हम भी बहुत सारी तरह की बातों को याद रखते हैं। इसके लिए हमारे पास हमारा मस्तिष्क होता है। उसी प्रकार मेमोरी यूनिट ये भी कंप्यूटर के सीपीयू का एक मस्तिष्क है जिसमें कई सारे तरह की सूचनाएं स्टोरेज के रूप में रहती हैं। अतः इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है मेमोरी कहलाती है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक मुख्य भाग होता है और ये कंप्यूटर हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को व्यवस्थित करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है और निर्देशों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित के उनकी डिवाइसेस तक पहुंचाता है। अब बात करेंगे इनपुट यूनिट किसे कहते हैं या क्या होती है, इसके कितने या कौन कौन सी उदाहरण होते हैं। इनपुट यूनिट्स वे डिवाइसेस होती है जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा या निर्देशों को इनपुट कराते हैं।
यानी अपने को कुछ भी अगर स्टोर करना है कंप्यूटर में तो इन डिवाइसेस के माध्यम से ही हम कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट कराते हैं। ये डिवाइसेस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करती है कि उसे क्या करना चाहिए। इनपुट डिवाइसेस के रूप में उपलब्ध कई रूप उपलब्ध हैं और सभी के विशेष उद्देश्य हैं, जैसे टाइप करने के लिए कीबोर्ड होता है या इमेजेस के लिए स्कैनर होता है। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जो हमारे आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क या सीपीयू तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के रूप में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटल टैबलेट, बारकोड रीडर, OMR, OCR और MICR। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट वह स्थान है जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों, निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है। यही मेमोरी होती है। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, ये मेमोरी जो होती है ये अस्थायी तरह की मेमोरी होती है। यानी अस्थायी यानी बिजली जाने पर इसमें रखा हुआ डेटा गायब हो जाता है। इसका मुख्य उदाहरण है रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलग प्रकार भी होते हैं, SRAM, DRAM, SDRAM। इसके अलावा एक भाग है प्राइमरी मेमोरी का, जो दूसरा भाग जिसे हम कह सकते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है और इसमें मुख्य सूचनाएं इनपुट कराकर सेव कर दी जाती हैं। लाइट जाने पर इसकी सूचनाएं गायब नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में PROM, EPROM, EEPROM होती है। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जा सकता है। यानी इसमें इसकी क्षमता के अनुसार डेटा को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी यानी रैम और रोम से धीमी होती है। उदाहरण के तौर पर सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। डेटा एक्सेस करने के आधार पर ये तीन तरह की होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस मेथड। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इनपुट यूनिट के उदाहरणों में कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेबकैम, कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, ये सब आते। आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट किसे कहते हैं? आउटपुट यूनिट्स वे उपकरण होते हैं जो प्रोसेस्ड सूचनाओं को मानव के द्वारा समझने के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी हमने जो कुछ टाइप किया या जो इमेजेस या जो डिटेल्स कंप्यूटर में सेव की, उन्हें कंप्यूटर अपने सूचना के रूप में हमें दिखाने का काम इन्हीं डिवाइसेस के माध्यम से करता है। उदाहरण के तौर पर मॉनिटर के ऊपर आप अलग अलग तरह से जो सूचनाएं होती है उनको देख सकते हैं, स्पीकर के ऊपर सुन सकते हैं, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं और टच स्क्रीन के ऊपर आप अलग अलग तरह की सूचनाएं चला सकते हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं या सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके अलग अलग प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर के द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जा सकता है। कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर, और दोनों के बिना कंप्यूटर चलाना असंभव होता है। यानी हार्डवेयर के बिना भी कंप्यूटर नहीं चल सकता और सॉफ्टवेयर के बिना भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। ये वो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो हार्डवेयर के साथ कार्य करता है। यदि हार्डवेयर की तुलना मानव के शरीर से की जाती है तो सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के रूप में, दिमाग के रूप में की जा सकती है। जिस प्रकार दिमाग के बिना मानव शरीर बेकार होता है, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के बिना भी कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी यदि हम कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि का प्रयोग करते हैं तो इनके लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती ही है। सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम का ग्रुप ही सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले
रैम में जाकर लोड होता है और सीपीयू में एग्जीक्यूट किया जाता है। यह मशीन लैंग्वेज में बना होता है जो एक अलग प्रोसेसर के लिए होता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली यानी लो लेवल लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। अब हम जानेंगे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमें क्यों होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रह जाएगा। यह डिब्बा उस समय तक काम नहीं कर पाएगा जब तक कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ना किया जाए। इसका मतलब है कि कंप्यूटर में कोई भी कार्य हमें करना हो, सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए यदि पत्र टाइप करना हो, ग्राफिक चार्ट बनाना हो या प्रस्तुतिकरण बनाना हो, कार्यालय से संबंधित व्यक्तिगत डेटा को प्रबंधन करना हो, तो फिर आपको अलग अलग सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता पड़ेगी जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर यदि वायरस से संक्रमित हो जाए तो आपको अलग अलग प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ सकती है। यानी अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्यों के लिए आपको जरूरत पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के निम्न कारण हो सकते हैं। कंप्यूटर चालू करने के लिए भी जरूरत होती है, पत्र टाइप करने के लिए भी, चार्ट बनाने के लिए भी, प्रेजेंटेशन के लिए भी, डेटा मैनेज करने के लिए भी और इंटरनेट चलाने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। आइए बात करें सॉफ्टवेयर के प्रकारों की। सॉफ्टवेयर मुख्यतः अलग अलग तरह से 6 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उन फाइलों या प्रोग्रामों से संबंधित होता है जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हैं। सिस्टम फाइलों में फंक्शन की लाइब्रेरी, सिस्टम सर्विसेज, प्रिंटर और अन्य हार्डवेयर के लिए ड्राइवर, सिस्टम प्रेफरेंसेस और अन्य कॉन्फ़िगरेशन की फाइलें शामिल होती हैं। प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं उनमें असेंबलर्स, कंपाइलर्स, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, सिस्टम यूटिलिटीज और डीबगर्स आदि शामिल होते हैं। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के सबसे बेसिक लेवल पर चलता है, इसलिए इसे लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये यूजर इंटरफेस उत्पन्न करता है, यानी हमें जो कंप्यूटर दिखाई देता है सिस्टम चालू करने के बाद, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही संभव होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण ही मिलती है। इसे 2 रूपों में बांट सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर को चलाता है और दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए वातावरण प्रदान करता है, और नंबर 2 विभिन्न प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की उपस्थिति में काम करते हैं। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है जो यूजर द्वारा इच्छित कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, प्रयोग लिया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर और कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे MS वर्ड हम टाइप करने के लिए काम में लेते हैं, MS एक्सेल अलग अलग तरह के डेटा को टेबल्स के रूप में सेव करने के लिए काम में लेते हैं, MS पावर पॉइंट जिनसे हम अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, MS एक्सेस डेटाबेस बनाते हैं, MS आउटलुक जिसमें ईमेल सेव कर सकते हैं, MS पेंट यानी पेंटिंग करने का कार्य इसमें किया जा सकता है, पेंटिंग बना सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया गया। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही ये सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर में उपलब्ध मिलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर सकते हैं और कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। उदाहरण डिस्क डिफ्रैगमेंटर, स्कैन डिस्क, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस, डिस्क चेकर, सिस्टम प्रोफाइलर, वायरस स्कैनर, डिस्क क्लीनर एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है।
कुछ सॉफ्टवेयर जब हम इंटरनेट पर जाते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनके बारे में कोई मूल्य हमें चुकाना नहीं पड़ता है और उनका कोई विशेष कार्य होता है जिनको हम संपादित आराम से कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे सोर्स कोड यानी उसके प्रोग्रामिंग कोड के साथ वितरित किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ता द्वारा संशोधित भी किया जा सकता है। इसका सारा कोड जो सोर्स कोड है, जो प्रोग्रामर ने जिस मीडियम में सॉफ्टवेयर का निर्माण और परिवर्तन किया है, इंटरनेट पर मुफ्त रूप से उपलब्ध होता है। उदाहरण ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारी इसी प्रकार में आते हैं। लाइनक्स आ सकता है, मोजिला फायरफॉक्स है, VLC मीडिया प्लेयर है। ये अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम ओपन सोर्स कहते हैं। इसके अलावा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिनके बारे में हमें कोई मूल्य चुकाना पड़े या जिसका कोई प्रोप्राइटर हो, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये किसी के अधिकार में होते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसे क्लोज्ड सॉफ्टवेयर के रूप में भी जान सकते हैं, एक कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। इसका उपयोग सीमित होता है, यानी जिसके पास ये सॉफ्टवेयर होता है उससे दूसरे के पास नहीं जा सकता बिना खरीदे। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर का सोर्स सामान्यतः सुरक्षित रखा जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इसके मालिक और निर्माता की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को ले सकते हैं, ऑफिस को ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फ्लैश प्लेयर, PS3, एडोब फोटोशॉप को ले सकते हैं। एप्लीकेशन, अब बात करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। मोबाइल एप्लीकेशन यानी मोबाइल पर उपलब्ध होने वाले वे कंप्यूटर प्रोग्राम जो मोबाइल पर चलाए जा सकते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल प्ले, गूगल सर्च, पेंडोरा, गूगल मैप्स, जीमेल, इंस्टाग्राम, ये सारे 2018 में लोकप्रिय मोबाइल एप्लीकेशन या अनुप्रयोग हैं। इनको वितरित करने के लिए भी विशेष प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, जैसे एप्पल ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज फोन स्टोर, ब्लैकबेरी ऐप वर्ल्ड। ये सारे क्या हैं, प्लेटफॉर्म हैं जिनके द्वारा मोबाइल ऐप्स को वितरित किया जाता है। कुछ मोबाइल ऐप्स फ्री होती है तो कुछ के लिए हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पहली यूनिट के तीसरे भाग को आपके सामने प्रस्तुत किया है और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे नोट्स बनाएंगे और आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम उन सवालों को समाधान करके अगले वीडियो में समाधान उसका कर पाए, या उन सवालों को लेकर एक नया वीडियो हम बना सकें, जिससे आपको नोट्स बनाने में और ज़्यादा आसानी होगी और ये नोट्स आपकी परीक्षा में आराम से काम आ सकेंगे। तो धन्यवाद।